नमस्कार, मैं रविश कुमार और इसके बाद इसी तरह के गाते हुए मैं एक टॉपिक पे 1 घंटे तक बात करूंगा और किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के खिलाफ आलोचना करूंगा और इस टॉपिक को बाद में भूल जाऊंगा। तो ये है मेरी रिपोर्टिंग करने का अंदाज और इसी तरह से मैं बना हूं इंडिया का टॉप रिपोर्टर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एंड ओपन लेटर के एक फ्रेश एपिसोड में। और मेरे इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं रविश कुमार जी के बारे में। तो रविश कुमार जी से मेरे कुछ चुनिंदा सवाल हैं जिन्हें मैं आज एक एक करके पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात से। पहली बात तो ये है रविश जी कि आप बहुत ज्यादा फेमस है इस बात को लेके कि आप जात पूछते रहते हैं लोगों से जाके, ताकि आप हर एक चीज को जातिगत दृष्टिकोण दे सकें और किसी एक पार्टी विशेष की आलोचना उसमें निकाल सकें। तो ये बात तो जग जाहिर है। मगर रविश जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप अपनी जात क्यों नहीं बताते? तो जिन लोगों को नहीं पता रविश कुमार जी, वैसे तो ये बहुत पर्सनल सवाल हो गया और ऐसे पर्सनल सवाल नहीं करने चाहिए, मगर फिर भी मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता, रविश कुमार जी का जन्म 5 दिसंबर 1974 में हुआ था बिहार के मोतिहारी जिले में और ये जाति से भूमिहार है और इनका पूरा नाम है रविश कुमार पांडे। तो अब सोचने वाली बात ये है कि पांडे जी ने अपना सरनेम क्यों हटाया। उनके पिताजी ने अपना सरनेम उन्हें दिया और अपने पिताजी से मिला हुआ सरनेम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोग जनरली उसको रखते हैं। हालांकि लड़कियां उसे शादी के बाद कुछ लड़कियां हटा देती हैं, मगर रविश जी ने ऐसा क्यों किया? क्या ये पत्रकारिता में ऊंचाई पर पहुंचने की कोई शैली थी, या ये कहा जाए कि ये जो पार्टी विशेष की आलोचना करते हैं या जो व्यक्ति विशेष के खिलाफ एक मुहिम चला के रखते हैं, या फिर जो इनके आका हैं उनसे जो इन्हें पैसे मिलते हैं, ये उसके रास्ते में आड़े आ रही थी। चलिए खैर, इसके बारे में क्या ही जाना जाए, ये तो रविश जी जानते होंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि रविश जी, आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं और इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आप माने या ना माने, आपकी पत्रकारिता की जो शैली है, जिस तरह की आप रिपोर्टिंग करते हैं और जिस तरह से आप बखिया उधेड़ते हैं हंसते हंसते लोगों की, मुझे बहुत पसंद है। मगर एक बात बताइए, अभी 21 फरवरी 2017 की बात है, बिहार में एक खबर आई थी ब्रजेश कुमार पांडे, जो कि पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष थे वहां पे। तो उनके यहाँ से खबर आई थी कि वो एक सेक्स रैकेट चला रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस की एक पूर्व कांग्रेसी की लड़की का रेप भी किया था। इसमें वो कांग्रेसी लड़की ने नामजद इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपने उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्यक्रम चलाया, क्यों बात नहीं करी? क्या वो कांग्रेसी थे इसलिए, या फिर इसलिए कि वो आपके सगे भाई थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो ब्रजेश कुमार पांडे रविश कुमार जी के भाई थे, जिनके खिलाफ सेक्स स्कैंडल की खबर आई थी फरवरी में, और इसके लिए रविश जी ने एकदम चुप्पी साध ली, कोई सवाल नहीं उठाया। बहुत गंभीर चीज लगती है ये देखने में। आज पत्रकारिता में अगर कोई ऐसा करेगा तो कैसे काम चलेगा। खैर, तीसरी बात एक ये है कि पठानकोट का हमला हुआ था 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में 2016 में, माफ कीजिएगा 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में 2016 में। और इस हमले के दौरान एनडीटीवी ने जो रिपोर्टिंग की, उस रिपोर्टिंग में एनडीटीवी ने रिपोर्टिंग तो कम की, मगर ये ज्यादा बताया कि कहां पर क्या छिपा हुआ है, कहां पर कौन से हमारे जवान तैनात हैं और कहां पर लोग अटैक जहां पर हो रहा था, आतंकवादी जहां पर अटैक कर रहे थे, तो उनको ये खबर प्रसारित की जा रही थी कि अभी यहां पर अटैक और किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारी सरकार ने एनडीटीवी को नोटिस दिया और सरकार ने एक कहा कि जनवरी 4 में एनडीटीवी द्वारा चलाई गई खबर के दौरान कुछ ऐसी लोकेशन की इंफॉर्मेशन रिवील हुई जिससे कि हमारी सेना को खतरा हुआ। एनडीटीवी में प्रोग्राम चलाने के बाद में 7 मिलिट्री के लोग मारे गए और एक सिविलियन की भी हत्या हुई। तो क्या यही पत्रकारिता है? क्या पत्रकारिता आतंकवादियों को ठिकाने बताने के लिए की जाती है? तो फिर इन सब चीजों के दौरान चलते हुए फिर हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एनडीटीवी को एक नोटिस भेजा
कि आपने ये गलत किया है, आपको इसकी सजा मिलेगी। इसमें बातें होती रही, चीजें चलती रही। फिर आगे जाके 3 नवंबर के दौरान इनको फाइनल नोटिस मिला कि 9 नवंबर को आपको एनडीटीवी एक दिन के लिए बंद करना पड़ेगा क्योंकि आपने इस तरह की रिपोर्टिंग करी थी। इसके बाद रवीश कुमार जी ने बिहारी बकचोदी का छौंका लगाते हुए एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में बुलाए गए 2 माइम कलाकार और कहा गया, क्या एनडीटीवी को प्रश्न पूछने की आजादी नहीं है? तो नहीं रवीश कुमार जी, प्रश्न पूछने की आपको आजादी बिल्कुल नहीं। आपको आजादी है उत्तर देने की भी, मगर ये ध्यान रखिए कि कहीं आप उन प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दे रहे जो हमारे सीमा पार से आतंकवादी पूछ रहे हैं कि कहां पर ठिकाने हैं और कहां पे हमला करना है और कितने लोगों को मारना है। आप एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ मुहिम चलाएं, आप एक पार्टी विशेष के खिलाफ मुहिम चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये मुहिम और ये न्यूज रिपोर्टिंग देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, इस बात से प्रॉब्लम है। चौथी बात ये है रवीश जी कि आप चाहे कोई भी प्रोग्राम करें, डेली आप प्राइम टाइम करते हैं और उसमें कोई भी मुद्दा हो, वो मुद्दा कैसे अंत तक जाते जाते एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो जाता है। जो लोग रवीश कुमार जी का शो देखते होंगे उन्हें पता होगा मैं किस व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं और किस पार्टी विशेष की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं कोई ऐसा मुद्दा होता जिसमें हम बात करें कि विपक्ष क्यों शांत है, क्यों विपक्ष शांत है कई सारे मुद्दों पे, और क्यों हमेशा इस बात में बातें होती है कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया या बीजेपी ने ऐसा कर दिया। मैं कोई पर्सनली फैन नहीं हूं, मगर क्या ये तरीका है कि सफलता के शिखर पे पहुंचने के लिए हम फेमस आदमी के खिलाफ बोले जैसे राजदीप सरदेसाई करते हैं? मुझे तो ये फंडा बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि जैसे इंग्लिश पत्रकारिता में राजदीप सरदेसाई करते हैं वैसे आप हिंदी पत्रकारों में रवीश कुमार करते हैं, और इसीलिए दोनों का नाम बड़े चटकारों के साथ लिया जाता है और इसीलिए दोनों न्यूज में बने रहते हैं। 5वीं बात है डिमोनेटाइजेशन के टाइम की। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, इस पे तो मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता अभी, मगर उसके बाद एक आपने इंटरव्यू लिया पुरानी दिल्ली में जाके मार्केट के बीच में, तो वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, लोग देख सकते हैं। मार्केट के बीच में जब आप पहुंचे और लोगों से आपने बात करी तो प्रतिक्रिया बहुत मिली जुली थी, क्योंकि उस समय तक सारे लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, काला धन खत्म हो जाएगा। उसके अगले सीन में आप एक छत पे पहुंचे और वहां पे आपने कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया एज कॉमन बिजनेसमैन। उसमें से जिनका आप बहुत ही मुखर तरह से इंटरव्यू ले रहे थे उनका नाम था अजय अरोड़ा, और आपने कहा कि ये कॉमन बिजनेसमैन है और अजय अरोड़ा जी ने बहुत छक के बुराई करी डिमोनेटाइजेशन की। अजय अरोड़ा जी उस समय पर दिल्ली स्टेट ट्रेड कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके बाद उनकी खबर में आया कि वो कांग्रेस से का टिकट लेने के लिए दौड़ रहे थे। अजय माकन जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी वो पहुंचे और उसके बाद भी वो कांग्रेस से जुड़े रहे और उनकी अलग अलग जगह फोटो आती रही। तो क्या आप दर्शकों को बरगला रहे हैं? क्या आप एंटी मोदी रेटोरिक जो आप चला रहे हैं या एंटी बीजेपी रेटोरिक जो आप चलाते हैं टीवी पर, उसके लिए आप दर्शकों से झूठ बोलेंगे, दर्शकों को बेवकूफ बनाएंगे? आप अपने भाई की खबर नहीं दिखाएंगे लेकिन डिमोनेटाइजेशन की बुराई करने के लिए आप एक कांग्रेसी को आम आदमी बता देंगे? तो ये सब क्वेश्चन है मेरे, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि टीवी मत देखा कीजिए, टीवी में सब कुछ बिका हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। मगर अगर आप ये कहते हैं तो आप अपने आप के लिए भी कहिए। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। मैं तो एक कॉमन आदमी हूँ, मेरे पास कोई बड़ा सेट नहीं है, मैं किसी न्यूज चैनल से नहीं जुड़ा हूँ और किसी पार्टी से मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मगर कुछ मन में मेरे बातें आती है जब मैं आपके शोज देखता हूँ, जब मैं आपको देखता हूँ, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। दोस्तों, मेरा ये चैनल एन ओपन लेटर इसी मकसद से शुरू हुआ है। मैं जिन लोगों से अपनी बातें सामान्य तौर पे फेस टू फेस नहीं कह सकता, उनसे मैं वीडियो के माध्यम से बात करूंगा और आप लोगों से भी बात करूंगा अलग अलग मुद्दों पर, फिर चाहे वो न्यूज एंकर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो या फिर कोई भी। इसमें मैं अपने मन की बातें भी कहूंगा, कुछ बातें अच्छी कहूंगा, कुछ बातें हो सकता है बुरी लगे, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आप इस वीडियो के बारे में सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ऐसे और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत खबर मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।